नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और आपके काम की खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है। आपकी उम्र अगर 45 साल से ज्यादा है तो 1 अप्रैल से आप कोरोना की वैक्सीन लगवा पाएंगे। अब तक 45 से 60 साल तक का कोई व्यक्ति कुछ खास बीमारियों से ग्रस्त होने पर ही वैक्सीन लगवाने के योग्य माना जाता था और अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र पेश करना होता था। उसके बाद ही वैक्सीन लगाया जा सकता था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। अब 45 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर यह भी कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में अब तक 25 लाख लोग महामारी की चपेट में हैं। यह आंकड़ा दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों के बाद सबसे अधिक है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का जबरदस्त संक्रमण होने के आरोप भी लग रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की चिट्ठी आज ट्रेंड कर रही है। उन्होंने अगस्त 2020 में लिखा था कि महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग दलालों के जरिए होने की शिकायतें मिल रही हैं और दलालों का ये नेटवर्क राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके पोस्टिंग के बदले बड़ी रकम वसूल रहा है। आज इस दलाली नेटवर्क और इसके राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही सचिन वाजपेयी की सीक्रेट डायरी का राज आपके सामने खुलेगा, जिसमें वसूली के तमाम कोड वर्ड हैं और वसूली करवाने के आरोपों में फंसे अनिल देशमुख की प्राइवेट जेट यात्रा के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बंगाल ले चलेंगे, जहां पॉलिटिक्स की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। पहले दौर का मतदान अब करीब है। एक तरफ अमित शाह भगवा रथ पर सवार हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी सहानुभूति के रथ पर सवार हैं और जंगल महल में विजय पथ ढूंढ रही हैं। बंगाल के महामुकाबले के हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे। अमित शाह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हवा में आज तक को जमीन से जुड़ा हुआ इंटरव्यू दिया है। लेकिन खास नजर और सबसे पहली नजर हमारी महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक लेटर बम से सियासी धज्जियां उड़ रही हैं तो दूसरा लेटर बम भी गिर गया है। 100 करोड़ की वसूली के बाद अब ये विस्फोटक आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सेल लगी है। पैसे लेकर मनचाही पोस्टिंग दिलाने के लिए दलालों का नेटवर्क है और इस नेटवर्क को राजनीतिक आकाओं का आशीर्वाद है। बीजेपी ने आज इस मामले में विस्फोटक खुलासा किया है और रश्मि शुक्ला नाम की अफसर की उस सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिस अफसर को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों के खेल पर ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे ही पद से हटा दिया गया। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर थी। वो फिलहाल सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। बीजेपी का दावा है कि रश्मि शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट में अनिल देशमुख के राज हैं। रश्मि शुक्ला का जिक्र पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में किया है, जिसमें परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र के तत्कालीन डीजीपी को भेजी गई थी और तत्कालीन डीजीपी ने रिपोर्ट के बारे में महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताई थी। लेकिन दावा यह है कि अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय रश्मि शुक्ला को ही पद से हटा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार अभी तक परमबीर सिंह के लेटर बम से उड़ रही सियासी धज्जियां ही समेट रही है और अनिल देशमुख का बचाव कर रही है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों के खेल के आरोपों से सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई। ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं और इसलिए मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं। देवेंद्र फडणवीस वो सीक्रेट डेटा और डॉक्यूमेंट लेकर दिल्ली पहुंच गए, जिसमें महाराष्ट्र की उस सियासत के नए राज होने के दावे हैं, जिस सियासत की सांसें महावसूली के आरोपों पर पहले से अटकी है। इस नए खुलासे में दावे ये हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है। पैसे लेकर अफसरों की मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलालों का नेटवर्क एक्टिव है और दलालों के इस नेटवर्क का राजनीतिक कनेक्शन भी है। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलालों के इस नेटवर्क को महाराष्ट्र की पूर्व कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने पकड़ा था और एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। इस सीक्रेट रिपोर्ट के कई हिस्से अब लीक हुए हैं।
इसमें उन दलालों के नाम और नंबर भी हैं जिनके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। इसमें उन पुलिस वालों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इन दलालों से संपर्क किया था और इनमें से कई ने मनचाही पोस्टिंग की जगह भी बताई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों के ये नाम कैसे पता चले, कैसे दलालों का पता चला, ये सीक्रेट रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, ये भी समझने की जरूरत है। शक के आधार पर पहले कुछ लोगों की पहचान की गई, फिर उनके फोन कॉल इंटरसेप्ट हुई। कॉल रिकॉर्डिंग में दलालों ने दावे किए कि कौन से अधिकारी का ट्रांसफर कहां करवाया है और इसके बदले में कितनी रकम ली है। दावा यह है कि ये दलाल बड़े नेताओं के भी संपर्क में थे और बड़ी रकम लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे थे। इस रैकेट पर जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने यह रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने पिछले साल 25 अगस्त को ये रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी एसके जायसवाल को भेजी थी। फिर 26 अगस्त को डीजीपी एसके जायसवाल ने ये रिपोर्ट तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को फॉरवर्ड की थी। देवेंद्र फडणवीस का दावा यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट पर यह रिपोर्ट सीएम तक भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई उसी पर हो गई जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। बीजेपी इसी पर सीधे से सवाल पूछ रही है कि अगर सीएम की जानकारी में इतना गंभीर मामला आया था तो ये बताना चाहिए था कि क्या एक्शन लिया गया। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए। अगर पैसा खाया है किसी ने तबादले में तो क्या उस समय के डीजी जायसवाल जी ने पैसा लिया था? क्या एसीएस होम ने पैसा लिया था? हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पलटवार किया है कि बीजेपी के दावे गलत हैं। सीक्रेट रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उनमें ज्यादातर की मनचाही पोस्टिंग हुई ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने उल्टे आरोप लगाए हैं कि जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही थी और बिना परमिशन के फोन टैप कर रही थी। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। तरफ महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर सीरियल लेटर बम फट रहे हैं और दूसरी तरफ शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नवनीत राणा जी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही जो चिट्ठी आपने लिखी है उसमें आपकी व्यथा दिख रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें आपने साफ तौर पर यह लिखा है कि अरविंद सावंत ने लोकसभा की लॉबी में आपसे कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं और तेरे को जेल में भी डालेंगे। ये जो बातें कही गई हैं उसके बाद अरविंद सावंत ने अपनी तरफ से कहा कि आप तो उन्हें भैया दादा बोलती हैं, मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता उन्हें। मैं अपनी संस्कृति, अपनी रिस्पेक्ट, कौन किस विचारों के हैं
मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकती। मैं जो दादा बोलती हूँ वो बहुत सीनियर लीडर है हमारे महाराष्ट्र के, और बहुत उम्र से भी बड़े हैं मुझसे, मेरे सामने। तो दादा बोलना मतलब बड़े भैया की ही रूप में उनको मैं बुलाती हूँ। और जिस समय मैंने ये क्वेश्चन अर्जेंट इश्यूज पे यहाँ पर रखा, और जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि शिवसेना की बदनामी कर रहे हैं, कि शिवसेना के बारे में बोल रहे हैं, हाउस के अंदर ही ये सब चीजें हुई हैं। और जब मैंने स्पष्ट बोला है कि आपने कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया है, सचिन वाजे को मोहरा बना दिया है, सचिन वाजे है कौन, 17 वर्ष किसके लिए काम किया, जब ये सब स्टोरी मैंने अग्रेसिव में वहां पर बोला, अग्रेशन में बोला कि ये सब चीजें करने से, छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से, जो इसका पूरे खेल का षड्यंत्र जो रच रहा है वो व्यक्ति मतलब उद्धव ठाकरे हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब मैंने ये कहा तो उन्हें किस तरीके की मिर्ची लगी है, ये उसके बाद का पूरा हाल आप देख सकते हैं। क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आदरणीय सुप्रियाताई सुळे वो अपने बेंच पे ही थी, वो वहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे, खड़े होकर सपोर्ट कर रहे थे। और सभी एमपीज जो शिवसेना को बिलोंग करते हैं वो ओम बिरला जी के चेयर के पास जाके चेयरपर्सन के पास हल्ला कर रहे थे। और वो जब वॉकआउट करने के बाद, जैसे ही मेरा भाषण समाप्त हुआ हाउस में, मैं अपने स्थान पे बैठ गई और इनके वॉकआउट के समय इन्होंने सुप्रिया ताई को भी बोला कि हम तुम्हारे गृह मंत्री के फेवर में यहाँ पे बात कर रहे हैं और आप यहाँ नहीं आ रहे, आप वहीं खड़े हैं। पहला उनका टॉन्टिंग सुप्रिया ताई के लिए था, और उसके बाद वॉकिंग करते हुए समय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड श्वेता जी उन्होंने लिया और उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। और इस तरीके से वो मुझे वहां पर बोल के चले जाते हैं तो मैं थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती हूँ। श्वेता जी, आई एम द पर्सन हु स्माइल्स ऑल द टाइम, मेजरली आई स्माइल एंड टॉक टू पीपल इन माय हाउस। बड़े स्माइल से मैं सभी के साथ बात करती हूँ। और इमीडिएट में शॉक हो गई कि वेदर आई हर्ड समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। तो और मैंने कलीग के पीछे टर्न किया और मेरे कलीग को पूछा, डिड यू हियर, आपने सुना जो इन्होंने कहा? तो उन्होंने मुझे इमीडिएट कहा कि यस नवनीत, आई हर्ड कि ही सेड कि ही इज गोइंग टू पुट यू बिहाइंड द बार। This is the correct word what Arvind Savant ji has told me and threatened me in the house itself. मुझे घर के हाउस के अंदर उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल, और अरविंद सावंत कह रहे हैं कि अगर किसी और ने सुना होगा तो बात साफ हो जाएगी। बहुत सारे कंप्लेंट्स, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपने माइक पे ही बोलना था। धमकाया तो आपने ऐसा, जाते जाते आपने धमकाया। और पीछे जो व्यक्ति है, कल एक इंटरव्यू में जब मैंने उनको नाम वो व्यक्ति का बताया, जो मेरे कॉलीग का नाम बताया, उन्होंने इमीडिएट वो एमपी को फोन करके कंफर्म किया वेदर दिस वाज कंफर्मेशन कि ऐसा कुछ अरविंद सावंत जी ने कहा। तो उन्होंने अग्रीड किया कि yes, if the house is calling me and asking me about this regarding this subject, so I am going to tell what happened exact in the house and what he heard. इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं हाउस के जो लीडर हैं, आप अपने उन साथी का नाम बताना पसंद करेंगी नवनीत जी अभी? और पहली बात श्वेता जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे किसी व्यक्ति की क्लेरिफिकेशन की क्यों जरूरत है जी? जब महिलाओं की राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं कि कोई भी चीज अगर महिलाओं के साथ होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाएगी, तो पुलिस वालों ने पहली एफआईआर महिलाओं के बाजू में लिखनी चाहिए, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अरविंद सावंत जब इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं नवनीत राणा जब बात करती हैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में, हर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड। अभी पुरुष हम महिलाओं को सिखाएंगे मेरी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए? श्वेता जी, मैं बहुत मेहनत करके, कष्ट करके, खून का पानी करके ये जगह पे पहुंची हूं। और जिस वक्त मैं सदन के अंदर गई तो मैंने स्टेयर को माथे से लगाकर चूमकर मैं ये सदन में अंदर आई हूं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू है। आई रिस्पेक्ट दैट हाउस, आई नो द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस। और जब उस जगह पे ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है जब मैं महिलाओं के लिए आवाज उठाती हूं तो मेरी आवाज में कोई बड़ा लीडर है और बड़ी पार्टी को बिलोंग करता है, उसके लिए मेरी आवाज दबाने के लिए नहीं आई हूं मैं। संविधान ने और ये हाउस ने मुझे पूरा अधिकार दिया है, मैं अपनी आवाज उठाकर कोई भी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। और एक जो हम लोगों को सीख देते हैं, अत्याचार करने वाला की बात आपने की है नवनीत जी, जो आपको फोन से और मैसेजेस से आप कह रही हैं कि मिल रहे हैं, बर्दाश्त करता है, तेजाब डालने की धमकी, इस तरह की चीजें अगर एक सांसद के साथ भी हो रही हैं, क्या इस समय जो आप स्टैंड
आपने ले रखा है, जिस आक्रामकता, जिस अग्रेशन के साथ और जिस पैशन के साथ आप बोल रही हैं संसद में, क्या एक पल को भी आपके मन में कोई शंका, कोई संशय, कोई डर आता है जब कोई ये फोन करके धमकी देता है, कोई अनजान आदमी की चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा? जब ऐसे पत्र आपके हाथ में आते हैं तो एक वक्त के लिए महिला होने के नाते कहीं ना कहीं पूरे परिवार में कहीं ना कहीं एक डर और एक केयरिंगनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो डर आता है एक महिला होने के नाते। पर एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते जब मैं लोगों को इस लड़ाई से लड़ने के लिए बोलती हूँ तो मुझे लगता है वो चीज भी मेरे अंदर है, वो हिम्मत मैं खुद को देती हूँ कि डरना नहीं है, लड़ना है। तो उसी को रख के, पर जब आप फोन पे आपको जब थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं या फिर आपको लेटर आपके हाथ में आता है, जिस तरीके से ये शिवसेना का लेटर है मेरे हाथ में, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके चेहरे पे, जिस चेहरे का गुरूर तुम करते हो, उस चेहरे पे ऐसा एसिड डालेंगे कि तुम कहीं घूमने के लायक नहीं रहोगे। जब ऐसा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो ये सब चीजें मैं ओवरलुक करके मेरे लाइफ में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं लड़ लड़ के आगे बढ़ रही हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी, उसमें कोई शंका नहीं है। पर जब एक हाउस में पवित्र जगह पे जब एक महिला एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो महाराष्ट्र में जो प्रकरण पिछले 1 सालों से हो रहा है, महिलाओं के रेप पे कोई बात नहीं कर रहा है, महिलाओं के सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं कर रहा है, महिलाओं के अत्याचारों पे कोई बात नहीं कर रहा है, अगर मेरी जैसी महिलाओं को थ्रेटनिंग हाउस के अंदर धमकी दे सकते हैं, तो आम महिला मेरे महाराष्ट्र में किस तरीके से सुरक्षित है, उस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नवनीत राणा का इशू नहीं है, इसके साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, जिनको लगता है हम उन्हें रिप्रेजेंट एज ए सेंटर में आके लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी रिस्पेक्ट उनको कनेक्ट हुआ है। और पिछले 9 साल से श्वेता जी, जिस तरीके से मैंने मेहनत और कष्ट की है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को जीत के आना ये सदन तक, ये इजी नहीं है। उनके पीछे गॉडफादर्स है, उनके पीछे सेना। मैं तो खुद अरविंद सावंत जी को बोलती हूँ कि अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं तो मुझे जेल में डालिए। मैं खुद बोलती हूँ उनको, आपके पास कुछ नहीं मिला तो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए अरविंद सावंत जी को, जिनको मैं भैया बोलती हूँ, जिनको आदर से रिस्पेक्ट से बड़े भैया करके मैं बुलाती हूँ। जो आपको धमकी भरे खत मिले हैं या फोन कॉल्स आए हैं, उसका भी आपने पुलिस कंप्लेन किया है, क्या कोई एक्शन शुरू हुआ है अभी? क्या कोई आश्वासन आपको गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की तरफ से अभी मिला है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बहुत गंभीर बातें हैं नवनीत जी। 100% मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसकी मैंने बात की अवगत कराई है। अमित शाह जी को भी इसका लेटर निवेदन दे के आई हूँ विद द अटैचमेंट। ये जो लेटर मुझे धमकी का पहले आया है और अभी जो इंसिडेंट मेरे साथ हाउस में सदन में हुआ है, ये दोनों चीज को अटैच करके उनके पास देखी आई हूँ। जो संसदीय मंत्री हैं उनसे भी बात हुई है, प्रहलाद जोशी जी से भी बात हुई है। उन्होंने बोला मीटिंग कॉल करके हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम आने वाले समय में इस पे पॉजिटिव जो होगा हम बुला के आपको इस पे स्पष्टीकरण जरूर दिलवाएंगे। मुझे लगता है कि अगर मैंने आज मेरी आवाज दबा दी तो ये पूरी तरीके से एक महिला होने का पूरा फायदा लेंगे, और ये बड़ी पार्टी को बिलोंग करते हैं और ये पुरुष है करके महिला को दबा सकते हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। हम जरूर डर जाएंगे 2 मिनट के लिए, पर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं कि मैं हिम्मत हार के चुप होकर एक जगह पे बैठ जाऊंगी। जो सच्चाई है, मेरे लोगों ने मुझे बहुत उम्मीदों से चुनकर यहां तक भेजा है, तो उन लोगों के लिए, मेरे महाराष्ट्र के लिए, वो जनता के लिए मैं ईमानदारी से पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही हूं और आने वाले समय में भी लड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत राणा जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो नवनीत राणा पर जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है और उसका ब्यौरा जो उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दिया है, जो धमकी भरी चिट्ठियां एक सांसद को मिल सकती हैं जिसके जिक्र वो कर रही हैं, उन सारी चीजों पर उनका कहना है कि कुछ पल के लिए भले ही डर होगा लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगी वो, और इस मसले पर बनी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। खबरदार में यहां पहली खुशखबरी आपको ये दे दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का जो पहला वनडे मैच था, भारत ने 66 रनों से उसे जीत लिया है। भारत ने 317 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड की जो पूरी पारी थी वो सिमट गई 251 रनों पर। शिखर धवन का आज शानदार योगदान रहा था बल्ले से। हालांकि उसके बाद इंग्लैंड की जब पारी हुई तो उसमें भी बेयरस्टो ने 90 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन आखिरकार जीत यहां पर भारत की हुई है, और दबदबे वाली जीत, क्योंकि 66 रनों से जीत पहले ही वनडे में
पूरी सीरीज के लिए एक बहुत अच्छा संकेत देती है। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज 4 विकेट लिए हैं 54 रन देकर। उसके साथ ही शार्दुल ठाकुर को 3 विकेट मिले हैं और भुवनेश्वर कुमार को 2। लेकिन जो बुनियाद 317 रनों की रखी थी, यानी 318 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के लिए, उसमें इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए जो 42.1 ओवर में ही 251 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम सिमटी। और अब खबरदार में दूसरी खुशखबरी, यानी कि वैक्सीन के लिए जो उम्र का दायरा धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें अब 45 वर्ष अगर आपकी आयु है या उससे अधिक है तो आप 1 अप्रैल से कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं और आपको किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी यानी दूसरी बीमारियों के सर्टिफिकेट को नहीं लगाना पड़ेगा। आज केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। नियमों को बदलने के इस बड़े फैसले के पीछे सरकार की मंशा को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया। जाहिर है अब वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड बढ़ने वाली है। मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। यानी देश में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के दरवाजे अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए खुलेंगे। अब तक 45 से 60 वर्ष की उम्र के वही लोग वैक्सीन ले सकते थे जिनको गंभीर बीमारी हो, लेकिन अब 45 साल के ऊपर के व्यक्ति को डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक रोजाना औसतन 15,000 केस आ रहे थे, वो अब बढ़कर 40,000 से ज्यादा हो गए, जिसके बाद से कई विशेषज्ञ वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे थे। इसके ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है। और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपए में 1 डोज मिलता है। देश में अब तक 4 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 80 लाख लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 32.5 लाख लोगों को वैक्सीन डोज दी गई। अब तक 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती थी, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह के बाद केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पहले कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर 4 से 6 हफ्ते था, जिसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते करने का फैसला लिया गया है। लेकिन पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नया नियम सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड पर ही लागू है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर नहीं। और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर टास्क फोर्स के सलाह से कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फाइन ट्यून करके दोबारा से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को काबू में करने का प्रयास किया गया है, जिसका कितना असर पड़ता है ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बात बंगाल की लड़ाई की, जो अब और तीखी होती जा रही है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले प्रचार की आंधी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रहे हैं।
ममता की पूरी कोशिश जंगल महल इलाके में अपनी पकड़ को फिर से स्थापित करने की है, जबकि बीजेपी यहां अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। आज ममता ने अपनी चोट का जिक्र किया और चुनावी सहानुभूति की लहर को साधने का प्रयास किया, जबकि अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! এটা দিল্লির নির্বাচন নয়, এটা বাংলার নির্বাচন। আর বাংলার নির্বাচন মানে বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই, বাংলার মায়ের আত্মসম্মানের লড়াই, বাংলার বোনের সম্মানের লড়াই। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के ठीक 4 दिन पहले शक्ति प्रदर्शन की जबरदस्त होड़ है। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के गोसाबा में रैली की और पश्चिम मेदिनीपुर में भव्य रोड शो। भगवा रंग से पटे रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश का ठिकाना नहीं था। विजय रथ पर सवार शाह बंगाल जीत का दावा कर रहे हैं। बंगाल की जनता आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अमित शाह अपने साथ ममता बनर्जी को चुभने वाले तीखे डायलॉग्स लेकर आए थे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार स्कीम लाती है और टीएमसी स्कैम में बदल देती है। केंद्र सरकार पैसा भेजती है, भतीजा एंड कंपनी गबन कर लेती है। एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। अम्फाम आया था ना भाई, आया था नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है। शाह जब आरोप लगा रहे थे तब ममता बनर्जी जंगल महल में बीजेपी की जड़ें खोद रही थी और बीजेपी को 2019 में मिली चुनावी बढ़त को काटने में जुटी थी। पुरुलिया और बांकुरा में ममता ने रैलियां की, बीजेपी पर हमले किए। वो एक बार फिर अपनी चोट के प्रति पैदा हुई सहानुभूति के रथ पर सवार दिखी। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, पाटा बाकी छिलो सेटाओ जखम करेছে। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। जंगल महल के इस इलाके में विधानसभा की 40 सीटें हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 31 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 1 ही सीट मिली थी। लेकिन इसके 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई और जंगल महल में बीजेपी ने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत ली। अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। अब ममता नए सिरे से जंगल महल में पांव जमाने की कोशिश में है। आदिवासी और दलित वोटों को साध रही हैं, वादों की छड़ी लगा रही हैं। आदिवासीদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো। জামশেদপুরে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার আদিবাসীদের জমির অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আর আমাদের সরকার, আমি আপনাদের আদিবাসীদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি, যে আদিবাসীর জমি কেউ দখল করতে পারবে না। আমি কলকাতায় বসে থাকলে পাড়ায় কি হচ্ছে আমি জানি, হুড়ায় কি হচ্ছে আমি জানি, টিলায় কি হচ্ছে আমি জানি, রঘুনাথপুরে কি হচ্ছে আমি জানি। আমি প্রতিটা খবর রাখি, মাথায় রাখবেন। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। 57% वोट बीजेपी के पक्ष में गए। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धार्मिक पूजा की आजादी को चुनावी मुद्दा भी बनाया। ममता इस रणनीति को समझ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर विभाजन कर रही है और बंगाल में बीजेपी की पूजा नहीं होने देंगे। भादु उत्सव करुक, करम उत्सव करुक, दुर्गा पूजो करुक, काली पूजो करुक, जाम्बुवन पूजो करुक, আমার কোনো বাধা নেই। বিজেপি পুজো হবে না, তার কারণ ওরা দাঙ্গার পুজো করে। দাঙ্গা পুজো হবে না। আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই, আদিবাসী, ওবিসি থেকে শুরু করে সবাই এক।
झारखंड से सटा पश्चिम बंगाल का जंगल महल इलाका किसी दौर में माओवादियों का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने इस इलाके की तस्वीर बदल दी थी। नतीजा ये कि 2016 के चुनाव में टीएमसी को जबरदस्त चुनावी बढ़त मिली थी। अब ममता एक बार फिर इस इलाके में सियासी जमीन खोज रही हैं। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। पटना से आज सियासी तूफान और एक्शन से भरपूर तस्वीरें आई। विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायकों को उठाकर बाहर फेंकते हुए मार्शल कैमरे में रिकॉर्ड हुए। वहां विधायकों के साथ मारपीट की गई। विधायक सुधाकर सिंह से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर विरोध कर रहे आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यह सब तब हुआ जब सदन में आरजेडी समेत विपक्षी विधायक विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान मामला बिगड़ा और फिर बवाल मच गया। लोकतंत्र में मतभेद जब मनभेद में बदल जाते हैं तो लोकतंत्र का मंदिर ठोकतंत्र का अखाड़ा बन जाता है। ये बिहार विधानसभा है, जहां माननीय विधायकों और मार्शल के बीच मानो जंग जैसी नौबत आ गई। विधायकों को जबरन घसीटकर बाहर निकाला गया। जिन्हें मार्शल ने बाहर घसीटा उनमें आरजेडी की विधायक किरण बेदी भी है। आरजेडी के सुधाकर सिंह की तो पिटाई की गई। सुधाकर सिंह घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। हंगामे के दौरान सीपीएम के सत्येंद्र यादव भी घायल हुए। जितना विधायक है हम लोग 7 विधायक के लिए अन्याय सब उसको पटक मार रही है, अंदर मार रही है। एसपी ने मारा है। तो ये गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं नीतीश कुमार जी। इस बार जो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया, उससे बौखलाए हुए हैं और इस तरह का वो कानून लाए हैं। पुलिस के साए में आखिरकार सशस्त्र पुलिस बिल पास हो गया। बिहार विधानसभा के इतिहास में इस तरह से कोई बिल पास नहीं हुआ होगा जिसमें पुलिस को बिल पास कराने के लिए अंदर बुलाना पड़ा हो। सचमुच लोकतंत्र के लिए ये काला दिन था। ये नौबत तब आई जब पुलिस बिल को पास होने से रोकने के लिए स्पीकर विजय कुमार को विपक्षी विधायकों ने उनके चैम्बर में ही बंधक बना लिया था। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल को विपक्ष काला कानून बता रहा है। बिहार में ये विधानसभा में काला बिल पेश किया गया है, ये पास न हो। ये जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और 12 करोड़ जनता के साथ ये अन्याय है। जबकि नीतीश सरकार के मुताबिक बिहार मिलिट्री पुलिस को सीआईएसएफ के तर्ज पर शक्तियां दी जा रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष को कोई काम नहीं है। इन लोगों को ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिस पर ये लोग अपना हल्ला कर सके, रोड पे आ सके। बिहार विधानसभा में पुलिस बिल पर संग्राम से पहले पटना की सड़क पर भी सरकार और विपक्ष की आर पार हो चुकी थी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विधानसभा घेराव को निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार और लाठियों का सहारा लेना पड़ा। विधानसभा घेराव को लेकर हंगामे के बीच पथराव की घटना भी हुई। तेजस्वी यादव हमारे साथ इस वक्त है। तेजस्वी, हिंसक प्रदर्शन हुआ यहाँ पे लग रहा है। प्रदर्शन पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण ढंग से जो है। हम लोग जेपी गोलंबर से यहाँ आए हैं। यहाँ पुलिस के गाड़ियों में पत्थर आए हैं, बिल्डिंग से पत्थरें फेंकी गई हैं और लोगों को हम पे निशाना लगाया गया है। कई हमारे साथ जो वर्कर थे उनको, हमारे गाड़ी पे जो लोग थे हमारे साथ, उन साथियों को चोट लगी है। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सत्ता से दूर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। आरजेडी के ऐसे तेवरों के बीच बिहार में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ा हुआ है। उत्कर्ष और सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन तेजी से लगाई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में 28,699 नए कोविड केस आए, जिनमें से 13,165 ठीक हो गए हैं। 132 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। यानी कि समूचे देश का भी अगर हम अभी हाल देख लें तो कुछ राज्यों में ही सही, लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, सावधानी अभी और रखनी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।